Good morning. Today is 4th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल में वहां के चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थे, उनका इंपीचमेंट कर दिया गया। तो कुछ एक जो पॉइंट्स है नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इंडिया नेपाल के रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है नेपाल के अंदर में। नीचे का जो आर्टिकल है आपको पता होगा कि ट्रंप जो है लगातार H1 वीजा नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भारतीय कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस या टीसीएस, उनके एम्प्लॉइज का यूएस में जाना काफी डिफिकल्ट हो गया है। तो इससे निपटने के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब इन्फोसिस ने एक डिसीजन लिया है कि वो 10,000 यूएसए के सिटीजन्स को हायर करेंगे इन्फोसिस में काम करने के लिए। तो इस डिसीजन के क्या रिपरकशंस हैं वो सब जानेंगे इस आर्टिकल से। बीच का आर्टिकल भी काफी अच्छा आर्टिकल है। चाइना बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स पे एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है 14-15 मई को। तो उससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स हैं और बेसिक्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है वो यूके की एक जजमेंट का आर्टिकल है। ये जजमेंट आई थी यूथनेशिया पे। तो क्या ये जजमेंट है और क्या इसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। यहाँ पे जो आर्टिकल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जेट एयरवेज ने एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया एक भारतीय के साथ में, और वो अमेरिकी सिटीजन्स थे जो पायलट थे। तो उस पर काफ़ी हाहाकार हुआ और जो हरभजन सिंह प्लेयर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। तो आर्टिकल यही कह रहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एयरलाइंस ने काफ़ी एक प्रकार से फोर्स करने के बाद में माफ़ी मांगी। फिर ये एक दो पॉइंट और भी देते हैं कि इंडिया के अंदर में अफ्रीकन्स पर अटैक हुए तो इंडिया को भी उस समय माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। तो ये नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो आंसर्स में यूज़ नहीं हो सकते, तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो साइड में आर्टिकल है सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो आर्टिकल है उड़ान स्कीम से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूके और ब्रेक्जिट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेपाल से रिलेटेड आर्टिकल से। यहाँ पे देखिए हुआ क्या। देखिए जो नेपाल की चीफ जस्टिस थी जिनका नाम था सुशीला कार्की, इनकी इंपीचमेंट कर दिया गया। इनका इंपीचमेंट कर दिया गया और क्या कारण बताया गया। इन पे आरोप लगे कि जो सुशीला कार्की हैं ये इंटरफेयर कर रही थी सरकार की कार्यप्रणाली के अंदर में। सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए एक पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया सुशीला कार्की ने, जो कि चीफ जस्टिस थे नेपाल की, और उनकी जगह किसी और को पुलिस ऑफिसर लगा दिया गया। तो इस बात से आहत होकर वहां की सरकार, जो कि 3 पार्टी से मुख्यतः बनी हुई है, पहले हैं पुष्प कमल दहल, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के चीफ हैं, और दूसरी मेन पार्टी है सरकार में शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस, और तीसरी पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। मेनली जो सरकार है इन 3 पार्टी से मिलकर बनी हुई है। तो इन्होंने हटा दिया चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल को और कहा कि देखिए ये सरकार में दखलंदाजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो मेन कारण था वो कुछ अलग था। मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि एक माओइस्ट, ये देखिए जो ये माओइस्ट पार्टी है जो सरकार में है, एक माओइस्ट की दया याचिका को खारिज कर दिया था सुशीला कार्की ने। तो इसलिए ये असंतुष्ट थे पुष्प कमल दहल। और दूसरा जो शेर बहादुर देउबा, इन पे भी एक कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, इसलिए असंतुष्ट थे। इनको डर लग रहा था कि जो सुशीला कार्की हैं वो इनके खिलाफ में डिसीजन दे सकती हैं, इससे जो उनकी एक प्रकार से महत्वाकांक्षा है प्राइम मिनिस्टर बनने की वो धूमिल हो सकती हैं। और देखिए इन्होंने जो ये थे, ये तो बल्कि एक प्रकार से इस डिसीजन के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के जो चीफ हैं इन्होंने डिसीजन लिया कि वो अब सरकार में शामिल नहीं होंगे और जिस पार्टीज का गठबंधन है वो इससे बाहर निकल जाएंगे। इवन नेपाली कांग्रेस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। होम मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए अब पहले से नेपाल की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ग्रिम है। आपको यह बात याद होगी कि जब से संविधान बना है, 2 साल पहले नेपाल में संविधान बना था, और तब से वहाँ की जो मधेसी पार्टीज़ हैं, मधेसी पार्टीज़ का होल्ड यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए मधेसी पार्टीज असंतुष्ट है एक तरह से संविधान के बनाए जाने के बाद में। मधेसीज पार्टी कहती है कि आपने जो प्रोविंस का निर्माण किया है वो इस तरह से किया है। ऐसे तो जो मधेसीज हैं वो कई सारे प्रोविंस में डिवाइड हो जाएंगे और किसी भी प्रोविंस में मधेसीज की मेजोरिटी नहीं है। और भी काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मधेसी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। पॉपुलेशन मधेसीज की ज़्यादा है फिर भी उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिल पाई है गवर्नमेंट में। तो इन चीज़ों को लेके एक प्रकार से बायकॉट करके रखा है मधेसी पार्टीज ने, और प्रयास जारी हैं कि वहाँ के यानी नेपाल के संविधान में चेंज किया जाए और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मधेसी पार्टीज को मना लिया जाए। लेकिन अब जो लोकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें भी खतरा पैदा हो गया कि जो मधेसी पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो अब इस प्रकार से जो हो रही हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी एक प्रकार से खुश नहीं है कि जिस प्रकार से जो चीफ जस्टिस को हटाया गया है। तो कहने का मतलब एसेंस यही निकलता है, नेपाल की सिचुएशन है वो और ज़्यादा ग्रिम है, फ्रेजाइल है, और आने वाले टाइम में 2018 में वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं और इसकी संभावना कम ही है कि तब तक किसी बात को लेकर सहमति पैदा हो सकती है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि देखिए कई बार इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सब जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, तो इसलिए हमने ये डिस्कस किया। आगे क्या है, देखिए अगला जो आर्टिकल है वो आईटी कंपनीज के कंसेप्ट से लेके है। आईटी कंपनीज किस प्रकार से ऑपरेट करती हैं, किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स को सर्व करती हैं यूएस के अंदर में, वो हम एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक बोइंग कंपनी जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, एयरप्लेन बनाती है, ये यूएस की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिकागो में है। अब देखिए इनका जो मुख्य काम है वो तो है एयरक्राफ्ट बनाना। अब लेकिन देखिए अगर मान लीजिए ये इनके पास में कोई डेटा है और डेटा को मैनेज करने के लिए या तो ये खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डेटा को मैनेज करने के लिए इनकी एक्सपर्टीज नहीं है। अगर यूएस में उस डेटा को मैनेज करवाएंगे तो काफ़ी महंगा इनको पड़ता है, क्योंकि यूएस में जो लेबर है काफ़ी महंगी है। तो इनको क्या लगता है कि भारत जैसे कंट्रीज में जो ये कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस या फिर इन्फोसिस हैं, उनको ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट दे देते हैं। बोइंग कहती है टीसीएस को, देखिए हमें डेटा मैनेज करवाना है आपसे, क्योंकि इनको सस्ता पड़ता है, तो आप हमारा डेटा मैनेज करके दे दीजिए। टीसीएस कहते हैं कि ठीक है, हम आपका प्रोजेक्ट को सर्व कर देंगे, और लेकिन एक कंडीशन रखती हैं जो अमेरिका की कंपनीज हैं, वो कहती हैं कि देखिए डेटा हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा, यानी जो प्रोजेक्ट जिसको आप सर्व करोगे वो हमारे देश के अंदर ही सर्व करोगे, क्योंकि इनको विश्वास नहीं होता आमतौर पे भारत जैसी जो कंपनीज होती हैं, भारत देश की जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं उन पे इनको विश्वास नहीं होता। इनको लगता है कि ये डेटा लीक कर देंगी, इसलिए जो भी प्रोजेक्ट्स ऑपरेट होते हैं वो यूएस के अंदर ही होते हैं। अब इसके लिए टीसीएस वाले कहते हैं कि ठीक है, प्रोजेक्ट तो हम आपके देश के अंदर ही ऑपरेट कर देंगे, लेकिन काम होगा हमारे इंडिया के अंदर ही। इसके लिए क्या करना होगा, एक दो पर्सन्स को हम भेजेंगे आपके देश में, यानी अमेरिका में, वहां पे वो प्रोजेक्ट शुरू में स्टैब्लिश कर देंगे और प्रोजेक्ट हम ऑपरेट करते रहेंगे इंडिया से ही। ऐसा ये पूरा कंसेप्ट काम करता है। जो यूएस की कंपनीज हैं, जो टीसीएस या फिर इन्फोसिस को बिजनेस देती हैं, लेकिन काम सारा होता है यूएस की धरती पे, और इसके लिए H1B जो वीजा है उसका फायदा उठाते हुए एक दो बंदों को टीसीएस या फिर इन्फोसिस जैसी कंपनीज से अमेरिका में जाना पड़ता है। ऐसे ये पूरा कंसेप्ट काम करता है। लेकिन देखिए अब जब से ट्रंप चुन के आए हैं तो वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं देखिए टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, वो काफ़ी सारी जो जॉब्स जो अमेरिकन्स को मिलनी चाहिए थी वो ले जाती हैं, और इससे अमेरिकन्स को जॉब नहीं मिल पाती। इसके लिए वो अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने कंसेप्ट दिया और कहा कि H1B जो वीज़ा नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्ट बनाएंगे और इससे ज़्यादा भारतीय अमेरिका में नहीं आ सकेंगे। तो देखिए अब टीसीएस जो कंपनीज हैं, यानी इन्फोसिस मान लीजिए, इस केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि देखिए प्रोजेक्ट तो फिर भी हमारे चलते रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले एक दो बंदे जो हमारे इंडिया से वहां पे प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए जाते थे वो अब नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अमेरिका से ही बंदों को हायर कर लेंगे, यानी कुछ अमेरिकन ये हायर कर लेंगे जो इनिशियली प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश कर देंगे, और बाद में भारत की धरती से ही वो प्रोजेक्ट ऑपरेट होते रहेंगे। अब देखिए क्या आर्टिकल कहता है, पहले तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस किया। देखिए आर्टिकल कहता है कि अभी इन्फोसिस ने एक डिसीजन लिया कि 10,000 लोकल अमेरिकन्स को ये हायर करेंगे ताकि इनके जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। अब इन्फोसिस का कहना है कि ये पूर्णतः एक बिजनेस डिसीजन है, और ये जो डिसीजन है 10,000 जो अमेरिकन्स को हम इसलिए हायर कर रहे हैं कि हम इन्फोसिस कंपनी की अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करना चाहते हैं कई सारे नई टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें मशीनों को इंसानों की तर्ज पे सोचना सिखाया जाता है। कैसे, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए देखिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है। देखिए कुछ टर्म्स होंगी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर में, उसका इंटरप्रिटेशन पहले भर दिया जाएगा मशीन के अंदर में, फिर बाद में मशीन को इस प्रकार से कैपेबल बनाया जाएगा कि वो पूरा डॉक्यूमेंट इंटरप्रेट कर सकें। तो अब मान लीजिए फिर बाद में इस तरह से उस मशीन को प्रोग्राम किया जाएगा कि वो जो भी लिखा हुआ है लीगल डॉक्यूमेंट में उसको बिल्कुल उसी तरह इंटरप्रेट कर सकें जिस प्रकार से इंसान उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है। तो ये हुई मशीन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक एग्जांपल आप और भी समझ सकते हो, जैसे कैंसर रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उसको इंटरप्रेट करने का ये एग्जांपल है। आमतौर पे तो देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स को इंटरप्रेट करते हैं और बताते हैं कि कैंसर कौन सी स्टेज पे है, किस प्रकार से इलाज होना चाहिए। लेकिन सारी तरह की इक्वेशंस मान लीजिए मशीन में फीड कर दी जाए, सारे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है मशीन में फिट कर दिए जाएँ, तो मशीन भी अपने आप में सक्षम हो जाएंगी किस प्रकार से डिसीजन दिया जाए कैंसर रिलेटेड चीज़ों पर। तो ये भी एक प्रकार से है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग तो देखिए काइंड ऑफ ये होता है कि जैसे हम एग्जाम देते हैं, अब मान लीजिए IBPS का आप एग्ज़ाम देते हो, तो ये भी एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है कि आप एक प्रकार से वेबसाइट की सहायता से एंटर कर रहे हो उस चीज़ में, उस सर्वर में जो कि बहुत दूर लोकेटेड है। ये भी एक प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग है।
तो ये दोनों चीज़ों में देखिए ये अपनी जो एक प्रकार से कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करना चाहते हैं। तो इन्फोसिस का कहना है इसलिए हमने 10,000 अमेरिकन को हायर किया। लेकिन देखिए सच्चाई कुछ और ही है। अगर टीसीएस का एक एग्जांपल लें तो पिछले एक साल में उन्होंने पहले तो देखिए 14,000 तक एक प्रकार से एप्लीकेशंस भेजते थे कि 14,000 तक जो भारतीय थे वो चाहते थे यूएस के अंदर में, लेकिन अब इन्होंने एप्लीकेशंस काफ़ी कम कर दी है। 14,000 से सीधे 4,000 तक ये आ गए हैं। तो एक प्रकार से संकेत हैं वो साफ हैं कि ट्रंप जो है वो ऑलरेडी H1B जो वीजा नॉर्म्स है उसको सख्त बनाते जा रहे हैं। अब देखिए बात ये उठती है कि जो कंपनीज हैं वो तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ही इस स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन जो न्यू दिल्ली है यानी भारत है उसको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। उनको बात करनी चाहिए यूएस से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जो चीज़ आप कर रहे हो वो एक प्रकार से इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। देखिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो तब आएगी जब फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर होगी, यानी हमारे देश से लोग वहां पे जाएंगे और उनके देश से लोग यहां पे आएंगे, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। लेकिन जिस प्रकार से अब ट्रंप जो पॉलिसीज अपना रहे हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है और इसका काफी ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज में जो एक प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जो ये कंपनीज हैं इन्फोसिस या टीसीएस, इससे ये एक प्रकार से लेबर कॉस्ट तो कम कर लेंगी, लेकिन ऑटोमेशन ज्यादा होगा। ऑटोमेशन से बल्कि और ज्यादा जॉब्स खोने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि सारा काम देखिए मशीन करने लगेंगी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की सहायता से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। तो उससे तो बल्कि और ज्यादा जॉब्स कम हो जाएंगी क्योंकि मशीन वो काम करने लगेंगी। तो ये भी एक प्रकार से चिंताजनक बात है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए क्या कहता है ये आर्टिकल। 17 मार्च को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया अफगानिस्तान के मुद्दे पर, और उस रेजोल्यूशन में इस बात को भी एक प्रकार से रेफरेंस दी गई कि लोकल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया जाए। एग्जांपल दिया गया जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब देखिए यह चीज़ चाइनीज एक प्रकार से उत्सुक थे कि अफगानिस्तान पे जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें बॉर्डर एंड जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी रेफरेंस मिले, क्योंकि देखिए ये उनके कैंपेन का हिस्सा है। और उसी कैंपेन के तहत में अब वो एक समिट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं चाइना के अंदर में। 14 और 15 मई को वो समिट होगा। क्या होगा उस समिट में? वो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स पे जो भी एक प्रकार से अभी तक कुछ हुआ है उसको रिव्यू करेंगे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है बॉर्डर, जो ये बार बार बॉर्डर ध्यान में आ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके में, और कैसे कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जाए, जो बाकी जो देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं या फिर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में किस प्रकार से कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी इस बार सही बोला। देखिए अब देखिए क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इनका। पहले इसका नाम था वन रोड वन बेल्ट, अब इसका नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया है। देखिए ये दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो ये है जो रोड से कनेक्टिविटी होगी चाइना की, सेंट्रल एशिया से जाएंगे, फिर वेस्ट एशिया में जाएंगे, फिर यूरोप तक ये जाएगा। ये तो है रोड कनेक्टिविटी। अगर देखिए मैरीन कनेक्टिविटी की बात करें तो ईस्ट चाइना से स्टार्ट हो गई है, इस प्रकार से जाता है। भारत भी इसका पार्ट है चाइना के हिसाब से, लेकिन भारत ने अभी तक हामी नहीं भरी है। तो ये देखिए वेस्ट एशिया से होते हुए अफ्रीका होते हुए ये आगे यूरोप में जाएगा। तो दो पार्ट से डिवाइडेड है, एक रोड से जो इनका रूट चल रहा है और एक मैरीन रूट इनका चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये देश लिखे हुए हैं, कौन कौन से देश हैं। इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, काफ़ी सारे देश हैं और उनका प्रोजेक्ट है, तो इस पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम में इस प्रकार से आ सकता है कि क्या इंडिया ने हामी भर दी है, क्या इंडिया हिस्सा है इसका। तो इस प्रकार से, क्योंकि यूपीएससी आजकल डायनामिक चीज़ों पे काफ़ी बल देती है जो बुक्स में नहीं मिलती, तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन में जो यूपीएससी एक दो ऑप्शंस और भी दे सकती है, क्या इंडिया पार्ट है एआईबी का जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया पार्ट है एआईबी का, लेकिन बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का इंडिया अभी तक पार्ट नहीं है। ठीक है, मेंस में तो काफ़ी सारे पॉइंट्स बनेंगे। मेंस के लिए बस आप 1 महीना रुक जाइए, और जैसे ही अपना प्रीलिम होता है 18 जून, उसके बाद में मेंस को तो बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से कर देंगे। देखिए चाइना के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, चाइना क्या करना चाहता है आखिरकार ये प्रोजेक्ट चला के। देखिए कई सारे इसके रीजन्स हैं, कई सारे चाइना के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो आपको पता होगा चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है काफ़ी मजबूत है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मजबूत अब हो गया है कि उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं चाइना के अंदर में, तो इसलिए उनको प्रोजेक्ट चाहिए चाइना से बाहर, और ये चीज़ सर्व करेगा जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है वो। दूसरा ये जो उनका अंडर डेवलप्ड वेस्टर्न रीजन है, ये देखिए इनका जो वेस्टर्न पार्ट है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है चाइनीज़ वालों का, ये जो पार्ट है इनका। तो इस प्रोजेक्ट की सहायता से ये अपना वेस्टर्न पार्ट है वो भी डेवलप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चाइना देखिए सारा जो तेल खरीदता है ना यहाँ से आता है, मिडिल
ईस्ट से यानी वेस्ट एशिया से बहुत सारा तेल चाइना इंपोर्ट करता है, लेकिन जो इनके जहाज हैं, जो शिप्स हैं, वो यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे एक है मलक्का डायलमा। मलक्का डायलमा क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रेट है, देखिए स्ट्रेट होता है जब दो लैंड पार्ट्स समुद्र से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखिए ये मलेशिया आता है यहाँ पे, और ये नीचे सिंगापुर, ऊपर सिंगापुर है, नीचे मलेशिया है, और सिंगापुर के ऊपर है इंडोनेशिया। तो देखिए चाइनीज़ के जहाज़ को ना यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ से लाके बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी जगह से इनको जाना पड़ता है, और यहाँ पे इनके जहाज़ जाते हैं। तो चाइनीज़ को डर लगता है कि मान लीजिए युद्ध के समय इस जगह को बंद कर दिया जाए तो चाइना को वंचित रखा जा सकता है एनर्जी से, क्योंकि इस जगह को अगर बंद कर दिया जाए तो चाइना के जो शिप्स हैं वो आगे जा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का भय चाइना को बार बार सताता है, तो इसलिए चाइना बार बार अलग अलग तरीकों से नए रूट्स खोजने की कोशिश करता है। अब जो इनका जो एक ये देखिए ग्वादार पोर्ट से लेके जो इनकी कनेक्टिविटी है, जो पाकिस्तान कंट्रोल जो कश्मीर है वहाँ से भी जाता है, और जो जम्मू कश्मीर से जाता है, तो वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है। चाइनीज़ को लगता है कि मान लीजिए कल को ये मलक्का स्ट्रेट बंद कर दी गई तो उनके पास में दूसरे रूट्स भी होने चाहिए। जो ग्वादार पोर्ट से जो चाइना के अंदर में जो ये रूट है सीपैक का, वो भी इसी का एक हिस्सा है। और जो ये बाकी अब कई सारे जो रूट्स चलाए हैं वो भी चाइना का एक ऑब्जेक्टिव है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है वो उनको एक प्रकार से मदद करेगा कि कल को मलक्का स्ट्रेट में कोई दिक्कत आती है तो फिर भी वो एनर्जी हासिल कर सके मिडिल ईस्ट से। लेकिन इसकी सहायता से और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है एशिया और अफ्रीका के अंदर में, और जो इनके एम्बिशंस हैं एक बड़ी मैरीन पावर बनने का, उसको भी ये फुलफिल करना चाहते हैं। इसके साथ में एक और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर IMF, उनको धता बताते हुए ये अपना इन्फ्लुएंस एक प्रकार से बनाना चाहता है बाकी कंट्रीज के बीच में। क्योंकि देखिए चाइना की जो जेबें हैं अब भरी हुई हैं, काफ़ी सारे चाइना के पास में पैसे हैं, तो IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से जब छोटी कंट्रीज को लोन नहीं मिल पाता जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश, वो चाइना की तरफ जाएंगे कि आप हमें लोन दीजिए, और चाइना यही चाहता है। चाइना चाहता है कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाए, और जो चाइना का रोल है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाए दूसरे कंट्रीज के ऊपर में। तो काइंड ऑफ जो चाइना के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिक्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिकल और जियोपॉलिटिकल, ये सारे मोटिव्स हैं चाइना के। क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के? देखिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एशिया को ये चाहिए भी। एशिया में काफ़ी गरीबी है, बांग्लादेश श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ को काफ़ी डेवलपमेंट चाहिए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन काफ़ी तरह के नुकसान भी इससे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए चाइना सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेगा जो उनको अच्छे लगते हैं। अब मान लीजिए चाइना को फायदा इस चीज़ में है कि वो दूसरे देशों में साबुन की फैक्ट्री लगाएं, तो चाइना साबुन की फैक्ट्री ही लगाएगा। अगर मान लीजिए बांग्लादेश या श्रीलंका को जरूरत है सर्फ की फैक्ट्री लगाने की, तो चाइना सर्फ की फैक्ट्री नहीं लगाएगा, सिर्फ साबुन की फैक्ट्री लगाएगा, क्योंकि फायदा चाइना को है साबुन की फैक्ट्री में। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। तो पॉलिटिकल टेंशंस भी हो सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसके फायदे को लेके में, या फिर करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। चाइना अगर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोकल जो एलिट्स हैं वो करप्शन काफ़ी फैलाएंगे। और एक जो दूसरी चीज़ है, इससे नुकसान ये हो सकता है कि डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। मान लीजिए चाइना जो इतना सारा लोन देगा दूसरी कंट्रीज को, देखिए ऐसा तो है नहीं कि चाइना मुफ्त में लोन देगा, चाइना ब्याज पे वो पैसे देगा, लेकिन चाइना की जो ब्याज की टर्म्स होती है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जितनी उधारी दूसरे देश लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख की उधारी ली, 1 लाख करोड़ की, अब उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10,000 करोड़। अब मान लीजिए कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 1 लाख करोड़ जो लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ इंटरेस्ट देने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है चाइना से। तो डेट ट्रैप में कई बार दूसरे कंट्रीज हैं वो फंस जाते हैं, जो कि कई बार नुकसानदायक साबित उनके लिए हो जाता है। आगे क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का स्टैंड जगजाहिर है। क्या है इंडिया का स्टैंड? इंडिया कहता है कि देखिए सीपैक जो है पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, यानी जो हमारा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से जो सीपैक गुजर रहा है, जो कि चाइना के अनुसार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और ये साफ साफ इंडिया की सोवरेनिटी को ठेस पहुंचाता है। इसलिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। इंडिया ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट में तब तक शामिल नहीं होंगे तब तक चाइना 2-3 चीज़ें नहीं कर देता। या तो चाइना ये कहे कि जो सीपैक है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, यानी वो अलग से है सीपैक जो है, या फिर चाइना जो सीपैक है वो कहीं और से लेके जाए, जो कश्मीर का जो रीजन है यानी जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है वहां से ना ले जाके अफगानिस्तान से मोड़ के लेके जाए, तब जाके हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो चाइना ने एक प्रकार से बार बार प्रेशर भी किया इंडिया पे और प्रेशराइज किया और कहा कि देखिए अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। तो देखिए चाइना 2-3 चीज़ें कर सकता है इंडिया को एक प्रकार से इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। देखिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने वैसा तो कहा था कि सीपैक जो गुजर रहा है जो कश्मीर से, उससे जो चाइना का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर में वो चेंज नहीं हो जाता। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए
एग्जाम्पल ये है कि 1963 में चाइना ने थोड़ी सी ज़मीन, पाकिस्तान ने थोड़ी सी ज़मीन जो पाकिस्तान के पास थी वो चाइना को दे दी थी। ये देखिए काराकोरम जो वहाँ पे माउंटेन्स है उसका एक थोड़ा सा ट्रैक था यहाँ पे, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था ये रीजन। उस समय चाइना ने कहा था कि देखिए जब भी कश्मीर की समस्या का समाधान होता है तो हम ये जो रीजन है उसके साथ जो लगती बाउंड्रीज है उसी देश के साथ में एक प्रकार से रीनेगोशिएट करेंगे। समझ में आ गया? दोबारा से बताता हूं। देखिए जो ये रीजन है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, तो चाइना ने उस समय कहा था कि आने वाले फ्यूचर में यानी भविष्य में जाके अगर कश्मीर इंडिया को मिल जाता है तो इंडिया के साथ हम इस रीजन की बाउंड्रीज को रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन इस समय स्टेटस को है तो इस समय तो ये बाउंड्री है चाइना की वो पाकिस्तान से लगती है, लेकिन भविष्य में अगर कश्मीर मिल गया इंडिया को तो ये इंडिया के साथ में इस चीज को रीनेगोशिएट करेंगे। तो आर्टिकल ये कहता है कि देखिए कि चाइना अब क्या इस बात पे मानेगा कि जो अब मान लीजिए सीपैक है वो यहां से गुजर रहा है, तो क्या चाइना इस बात को मानेगा कि भविष्य में अगर कश्मीर इंडिया को मिल जाता है तो ट्रांजिट रूट्स की जो टर्म्स हैं, क्योंकि अब देखिए ये पार्ट तो इंडिया के पास में आ गया, तो क्या ये टर्म्स वो दोबारा से रीनेगोशिएट करेगा इंडिया के साथ में? क्या ये बात फिर से चाइना दोहराएगा? अगर चाइना ऐसा दोहरा सकता है तो इंडिया भी एक प्रकार से सोच विचार कर सकता है कि वो शामिल हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। यहां पे देखिए अब आगे क्या था, देखिए थोड़े से फैक्ट्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट अभी कर रहे हैं। 21 अप्रैल तक अब पुष्टि हो चुकी है कि रशिया, टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार या इंडोनेशिया के हेड्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी तक देखिए यहाँ पे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, यूके इन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं बताया है। तो अब कुछ फैक्ट्स ये हैं कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका से सिर्फ दो देशों के लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वेस्ट एशिया से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चाइना का आर्ग्यूमेंट इंडिया के लिए यही है कि इंडिया आइसोलेट हो जाएगा अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आगे क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए वे फॉरवर्ड में तो साफ साफ यही कहते हैं कि चाइना को कम से कम एक प्रकार से इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए और इंडिया भी एक प्रकार से कई एनालिस्ट के हिसाब से एक प्राग्मेटिक अप्रोच अपना सकता है। इंडिया कह सकता है कि हम पार्शियली इस प्रोजेक्ट का अपना समर्थन देते हैं, यानी जो सीपैक का रीजन है उसको इंडिया समर्थन नहीं देगा, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे देशों से गुजर रहा है तो बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट का इंडिया समर्थन कर सकता है। और 2-3 चीज़ें और भी प्रपोज कर सकता है इंडिया चाइना के लिए। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए इंडिया चाइना को कह सकता है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट की सफलता चाहते हो तो अफगानिस्तान से लेके इंडिया के बीच में एक और कॉरिडोर बनाया जाए जो अभी फिलहाल बना हुआ है लेकिन पाकिस्तान आने नहीं देता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्रक्स को इंडिया में आने नहीं देना चाहता। तो अब मान लीजिए ये जो कॉरिडोर बन जाता है तो इससे तो चाइना को भी काफ़ी सारा फायदा होगा, क्योंकि देखिए पहले से सीपैक का कॉरिडोर है, अब इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉरिडोर बन गया तो ये पूरे रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और ये इंटरसेक्ट करेगा सीपैक के साथ में और चाइना को भी इससे काफ़ी फायदा होगा। और चाइना की देखिए जो है वो प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सीपैक में, $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, मिलिट्री प्रेजेंस अभी है चाइना की पाकिस्तान के अंदर में। तो इसलिए अब चाइना के पास में एक प्रकार से पावर है कि वो पाकिस्तान को परस्यूड कर सकते हैं कि वो अलाउ करें इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉरिडोर के लिए। तो ये पूरा वे फॉरवर्ड था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये जो आर्टिकल है देखिए यूके की एक जजमेंट से रिलेटेड है। यूके के एक जज ने जजमेंट दी। ये केस था 8 महीने के एक बच्चे से रिलेटेड। 8 महीने का एक मासूम बच्चा था जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिप्लीशन सिंड्रोम यानी MDDS से पीड़ित था। इससे जो मसल की वीकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो देखिए काफ़ी गंभीर ये बीमारी है और ऐसा कहा जा रहा था कि न्यूक्लियोसाइड बाईपास थेरेपी से इस चीज़ का इलाज किया जा सकता है, लेकिन बाद में पाया गया कि इस चीज़ का इलाज संभव नहीं है। तो यूके के डॉक्टर्स ने अपनी राय दी यूके की कोर्ट के एक जज को कि देखिए इस चीज़ का इलाज संभव नहीं है। तो बाद में पूछा गया, यूएस के डॉक्टर हैं, उन्होंने दावा किया कि इस चीज़ का इलाज संभव है और हमारे पास में एक थेरेपी है जिससे इस चीज़ का इलाज किया जा सकता है। लेकिन बाद में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जब की गई यूएस के डॉक्टर से तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और अभी तक जो यूएस की जो थेरेपी थी दावा किया जा रहा था जिससे इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, अभी तक तो वो एक प्रकार से टेस्ट भी नहीं की है, यानी इवन चूहों पे भी उस चीज़ को एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। तो जज ने क्या कहा? देखिए जज ने कहा कि जिस चीज़ का अभी तक चूहों पे भी इलाज नहीं किया गया है उससे इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि जो ये बच्चा है फिलहाल यूथनेशिया पे है कि ये जीवित हो सकेगा। तो इन्होंने अपना जो डिसीजन दिया उससे अब काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एथिक्स में यूज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए जो छोटा बच्चा है, लिटिल जो डार्लिंग है,
उसको एक प्रकार से डिग्निटी के साथ मरने दिया जाए। यानी जो लाइफ सपोर्ट अभी दिया जा रहा है इस बच्चे को, यानी ट्यूब की सहायता से खाना पहुंचाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा, जज ने कहा कि वो सारी जो लाइफ नीड्स इनको दी जा रही हैं वो वापस ले ली जाएं और इस बच्चे को डिग्निटी के साथ में एक प्रकार से मरने का अधिकार होना चाहिए। तो क्या क्या एथिकल पॉइंट्स हैं इसके अंदर में? देखिए कई सारे एथिकल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो कि जुडिशरी के पास में कैसा ये अधिकार है। सबसे पहले तो देखिए अधिकार माता पिता के पास में होना चाहिए कि वो जहां चाहे मर्जी चाहे यूएस में जाके वो इलाज करवा सकें, क्योंकि देखिए अब यहाँ की कोर्ट ने मना कर दिया कि वो यूएस में जाके इलाज नहीं करवा सकते। और दूसरा ये बात आता है कि देखिए इस तरह का भी एक व्यू पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था कि जो ये बच्चा है कम से कम इस पे उस दवाई का इस्तेमाल किया जाए जो यूएस के अंदर में है, एटलीस्ट आने वाली जनरेशन का तो फायदा उनको होगा। जज ने इस बात को लेकर भी इंकार कर दिया और कहा कि नहीं, इस बच्चे पर उस दवाई का एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे भी ये भी एक एथिकल पॉइंट है जो हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए अब एक व्यू पॉइंट ये निकल के आता है कि यूके में तो यूथनेशिया को लेकर लॉ है ही नहीं, यानी राइट टू डाई जो है नहीं यूके में, फिर किस प्रकार से जज इस प्रकार की जजमेंट दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत देखने की आवश्यकता है और आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल देखिए ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल कहता है कि देखिए जब से मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया आई है तब से न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ रूम्स की दुकान बंद होनी स्टार्ट हो गई है। न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड जो भी एक प्रकार से आउटलेट्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम्स हो या न्यूज़ चैनल्स हो, उनको मजबूर कर दिया है सोशल मीडिया ने कि वो नई टेक्नोलॉजी अपनाएं और अपने आप को रेलेवेंट रखें इस दुनिया के अंदर में। काफ़ी सारा डेटा दिया है आर्टिकल के अंदर में। इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग स्मार्टफोन्स रखते हैं, वो सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पहले तो जो न्यूज़ का निर्माण होता था वो सिर्फ न्यूज़ आउटलेट्स के द्वारा होता था, लेकिन आज तो सोशल मीडिया की सहायता से हर कोई न्यूज़ क्रिएट कर सकता है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए फ़ायदा है, लेकिन देखिए इस चीज़ के काफ़ी नुकसान भी हैं। पहले पब्लिक स्फीयर में सिर्फ जर्नलिस्ट को माना जाता था कि सिर्फ उनको एक अधिकार है पब्लिक स्फीयर में न्यूज़ वो पैदा करें, और बाकी जनता के लिए तो सिर्फ इतना रखा जाता है कि वो उस न्यूज़ पे जो कि जर्नलिस्ट द्वारा पैदा की गई है उस पर अपना व्यू पॉइंट विकसित करें। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। 1990 में देखिए जब इंटरनेट आया था, यानी www आया था, वर्ल्ड वाइड वेब, तब ऐसा कहा जाने लगा था कि देखिए जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 से 2009 के बीच में सभी जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों या फिर न्यूज़पेपर्स हों, उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दी इंटरनेट के ऊपर में। लेकिन देखिए उनका जो मेन एक प्रकार से फोकस रहा वो इस लिए ही रहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट्स पे व्यू लेके आए। तो इस चक्कर में जो क्वालिटी है न्यूज़पेपर्स की या फिर न्यूज़ चैनल्स की, वो क्वालिटी काफ़ी कम हो गई है। उनका एकमात्र मकसद यह रह गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेके आएँ। इसलिए आपने भी देखा होगा कि जैसे कोई हिंदी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, काफ़ी एक प्रकार से जो क्वालिटी है कंटेंट की आजकल वो काफ़ी कम हो गई हैं। सिर्फ उसी क्वालिटी पर फोकस किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। इवन आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, यूट्यूब पे देखिए आजकल जो वीडियोस होती हैं उनका टाइटल जो होता है काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बिल्कुल ये देखिए, इवन जो कुछ दूसरे चैनल्स हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो भी आपने देखा होगा कि एक प्रकार से इस प्रकार से हेडिंग देते हैं कि परमाणु बम क्या नष्ट कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बात बताऊं तो यूपीएससी की गरिमा के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। मतलब देखिए मैं एक प्रकार से ओनली आईएएस की कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ में है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो एजुकेशनल चैनल्स हैं ना, वो हेडिंग इस प्रकार से देते हैं, जानिए क्या होगा अगर परमाणु बम का विस्फोट हो जाए, या फिर कितने परमाणु बम है दुनिया के पास में। ये सब चीज़ें थोड़े ना यूपीएससी पूछती है। एक प्रकार से ये तो व्यूज़ बढ़ाने वाली बात हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ नहीं है ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब देखिए दूसरा ये है कि जो आजकल क्या है, गूगल और जो सोशल मीडिया है फेसबुक, ये भी एक प्रकार से जो देखिए जो कंटेंट दिखाते हैं ना वही कंटेंट दिखाते हैं। गूगल पे आप कुछ सर्च कर लीजिए कोई चीज़, गूगल न्यूज़ है उसमें वही उसी से रिलेटेड न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन फेसबुक पे ही ऐसा होता है। फेसबुक पे अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड स्टोरीज आने लग जाएंगी। तो अब बात यह है कि आजकल क्या है, सोशल मीडिया जो है वो इस बात पे फोकस कर रही है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्वालिटी कंटेंट पे सोशल मीडिया फोकस नहीं करती। आगे क्या है, आगे आते हैं कि देखिए आने वाला टाइम ऐसा है कि जो लोग हैं वो फिर से जो न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़ पेपर्स की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि वो अब जानना चाहते हैं कि आखिरकार असली न्यूज़ क्या है। सोशल मीडिया पे एक प्रकार से फेक न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, असली न्यूज़ उनको नहीं मिल पाती। तो इसलिए सुधर जाना चाहिए। जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके प्रचार और प्रसार के लिए। तो उनका जो फोकस है वो ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएं, उनका फोकस होना चाहिए कि क्वालिटीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें।
समझ गए। देखिए अब कई बार नुकसान ये हो जाता है कि कई बार जो, मैं दोबारा से कहता हूं कि देखिए नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। देखिए कई सारे जैसे ऐसे चैनल्स होते हैं ना जो अट्रैक्टिव सी, आजकल देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है हर एक चीज़ में, बहुत सारी जो एजुकेशनल की जो ये कोचिंग वगैरह है इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है। इस कंपटीशन में जो कुछ कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, ऐसा कंटेंट भी दे देते हैं बच्चों को जो कि बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस कुछ अलग कर दिखाने की जो हसरत है, जिससे देखिए वो बच्चों के लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देते हैं। और मुझे काफ़ी बुरा लगता है इस चीज़ का। कई बार देखिए इररिलेवेंट कंटेंट कि हमने ये भी करवा दिया, कोचिंग सेंटर्स ऐसा करते हैं, कोई भी ले लीजिए, ओनली आइस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। कई बार देखिए यूं दिखाने के लिए हमने ये भी कवर करवाया है, ये भी कवर किया है, काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट वो दिखा देते हैं जो बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए आप बिल्कुल सचेत रहिए, हमेशा आप जो है सिलेबस अपने पास रखिए जिससे आपका नुकसान ना हो। समझ गए। आगे क्या है, आगे देखिए वही है कि जो ये जर्नलिस्ट हैं ये सब, इनको सचेत रहना चाहिए और क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और सोशल मीडिया जैसे स्नैपचैट है या फिर जो भी फेसबुक है, उन सब का यूज करना चाहिए अपनी क्वालिटी कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए। ये आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए उड़ान से रिलेटेड है। उड़ान क्या है, उड़ान स्कीम आई थी अभी, उड़े देश का आम नागरिक, जो एयरलाइंस है आम नागरिक भी उसमें सफ़र कर सकें, इसके लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी। क्या किया था सरकार ने, देखिए जो छोटे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं जैसे शिमला, जबलपुर और जो जोधपुर, उदयपुर, ये छोटी सिटीज़ हैं, यहाँ पे एक प्रकार से हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया था। जैसे मान लीजिए दिल्ली के आसपास जो सिटीज़ हैं, शिमला, जोधपुर या आगरा, यहाँ पे फ्लाइट चलेगी, लेकिन उसका किराया होगा वो काफ़ी कम होगा, यानी 1 घंटे तक का जो किराया होगा वो 2500 होगा। और इसके लिए 5 एयरलाइंस ने हामी भरी, जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट, टर्बो, मेघा, एयर उड़ीसा और एयर डेक्कन। और 128 रूट्स पर ये फ्लाइट्स चलेंगी जिसका किराया 1 घंटे तक की फ्लाइट का 2500 होगा। अब बात आती है क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे टिकट्स में काफ़ी ज़्यादा सेल बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक ये बात रखिए 2022 तक जो सेल है वो 30 करोड़ तक हो जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए एयरपोर्ट्स जो हैं आसपास के जो छोटे सिटीज़ हैं उनके एयरपोर्ट्स का भी अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कैसे स्कीम काम करेगी, देखिए स्कीम काम करेगी, सब्सिडी दी जाएगी। अब मान लीजिए एयरलाइंस क्यों एयरलाइंस मानेंगे कि हम 1 घंटे तक की फ्लाइट का किराया सिर्फ 2500 रखेंगे। अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देंगे तभी तो वो मानेंगे ना, तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। और बाकायदा रिवर्स बिडिंग ऑक्शन की सहायता से ये रूट्स डिसाइड दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई एयरलाइन कहती है कि हम कम सब्सिडी की सहायता से इस रूट पे अपनी फ्लाइट चला सकते हैं जिसका किराया 1 घंटे तक की फ्लाइट का 2500 से कम होगा, तो जितना ज़्यादा कम बिड आएगी, जितनी कम बोली लगेगी, सरकार उसी को ये अधिकार दे देगी कि आप चलाइए इस रूट पर अपनी फ्लाइट। फंडिंग कहाँ से आएगी, ये देखिए बूट स्ट्रैपिंग मॉडल है। बूट स्ट्रैपिंग मॉडल में क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग मॉडल में ये होता है कि देखिए हमारे देश में जो सफल रूट्स हैं, जैसे मान लीजिए मुंबई से दिल्ली का जो रूट्स है वो सफल है, तो देखिए इस रूट पे जो फ्लाइट ऑलरेडी चल रही हैं, तो उस पर जो भी किराया है, तो उस फ्लाइट पे, उस रूट पे 7500 से लेकर 8500 तक का सेस लगेगा। यानी उस रूट पे हर एक फ्लाइट पे इतना किराया, इतना सेस, इतना टैक्स देना होगा उस एयरलाइन को, सरकार को। और जो सरकार पैसा इकट्ठा करेगी उस पैसे का सरकार यूज करेगी छोटे रूट्स पे सब्सिडी देने के लिए, यानी उड़ान स्कीम को सफल बनाने के लिए। तो अब किराया कितना हो सकता है, किराया देखिए रेंज करेगा, कितने किलोमीटर की फ्लाइट है उस पर डिपेंड करेगा। 150 किलोमीटर की फ्लाइट है तो 1420 होगा, 800 किलोमीटर की फ्लाइट है तो 3500 तक का भी किराया हो सकता है। और जो इन रूट्स पे जो एयरलाइंस चलेंगे उनको सिर्फ 50% जो सीट्स हैं वो उड़ान स्कीम के लिए आरक्षित करनी होगी, और बाकी 50 बची हुई 50% सीट्स पे वो अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।